तो दोस्तों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है चित्रा रामकृष्णन। ये एनएससी की सीईओ और एमडी रहीं और इन्हीं के सीईओ और एमडी रहते हुए कोलोकेशन स्कैम हुआ है। अभी ये एलिगेशंस इन पर बहुत सीरियस लगाए जा रहे हैं। ये कोई आम महिला नहीं, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईडीबीआई में भी काम कर चुकी हैं बहुत ऊंचे पदों पर और इनकी पहुंच बहुत ऊंची है। इन्हें महिला एंटरप्रेन्योर होने के नाते बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो जानते हैं इनके बारे में और आगे ये जो कोलोकेशन स्कैम है ये कैसे हुआ और इनकी इसमें क्या भूमिका रही। तो दोस्तों ये फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जी हाँ, हम एनएसई को इसी नाम से जानते हैं और ये भी कि आमतौर पर यहाँ पर शेयर्स की खरीदी बिक्री की जाती है। दोस्तों आमतौर पर यहाँ पर एक और चीज होती है, वो है स्कैम, फ्रॉड। क्योंकि स्कैम होने के का जो एवरेज है यहाँ पर वो 3 से 4 साल है। मीन्स पता चलता है बाद में, 3 से 4 साल फ्रॉड होता रहता है, एक्सपोज बाद में होता है। तो जानते हैं कि कौन कौन से स्कैम अब तक एनएसई में हो चुके हैं और जो स्केल पर बड़े हैं। तो दोस्तों ऐसे कितने स्कैम हैं जो फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट में हुए हैं और आप उनका नाम या उनके बारे में जानते हैं। मीडिया उन्हें बहुत कवरेज देता है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सीआरबी स्कैम, शारदा चीट फंड स्कैम, सत्यम स्कैम, सहारा स्कैम, एनएसईएल स्कैम और जो अभी हाल ही में हुआ कोलोकेशन स्कैम, ये 2015 में ही पकड़ा गया था, लेकिन सेबी इसके बारे में कोई सबूत नहीं जुटा पाया था और अंततः ये जो जांच है ये सीबीआई को सौंप दी गई। तो आइए अब डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्कैम हमारे यहाँ काफ़ी सालों से चलते रहते हैं। जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है उसके जब से शुरू होते हैं, जैसे कि ये कोलोकेशन स्कैम जो है ये 2015 में ही खुल गया था। उसकी जांच करते करते आज इन्होंने 2022 कर दिया जब ये सीबीआई को सौंपी गई। तो इसी तरह 1992 में हर्षद मेहता, 1996 में सीआरबी, 2001 में केतन पारेख, ये 4-4 साल का चलता ही रहता है। 2013 में सहारा, सत्यम घोटाला, ये सारे ऐसे ही चलते रहते हैं। स्कैम कर दिए जाते हैं और फिर शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन और जांच का सिलसिला। तो दोस्तों एनएसई का कोलोकेशन स्कैम 2022 एनएसई के ही डीम्यूचुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। डीम्यूचुअलाइजेशन इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले क्या होता था, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो मेंबर्स और ब्रोकर्स थे वही अल्टीमेटली इसके मालिक थे, क्योंकि उन्हीं के पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स होते थे। डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर इसे तोड़ कर रख दिया गया और जो भी पूरा मैकेनिज्म था वो शेयर होल्डर्स के हाथ में दे दिया गया। लेकिन आज सालों बाद भी डीम्यूचुअलाइजेशन का पर्पस सॉल्व होता नहीं दिख रहा है और ये स्कैम, कोलोकेशन स्कैम इस बात का सबूत है कि कुछ बड़े प्लेयर्स आज भी मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों ये कोलोकेशन होता क्या है? कोलोकेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर एनएसई के मेन सर्वर का बैकअप रखा जाता है कि अगर कोई कभी ट्रेडिंग हॉल्ट होती है, मेन सर्वर पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोलोकेशन के सर्वर से ट्रेडिंग को रिज्यूम कर दिया जाता है। तो दोस्तों कोलोकेशन पर सर्वर का बैकअप रखना तो कोई फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बैकअप सर्वर तो रखने ही पड़ेंगे एनएसई को, क्योंकि इतनी ह्यूज ट्रेडिंग होती है डेली, ह्यूज वॉल्यूम में, कि अगर बैकअप सर्वर नहीं हुआ और कभी ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये स्कैम हुआ कैसे फिर? दोस्तों 2010 जनवरी में एनएसई ने कुछ परमिशन दी कुछ मेंबर्स को। क्या परमिशन दी? कि वो उनके सर्वर्स कोलोकेशन पर लगा सकते हैं। किसके सर्वर्स? एनएसई के नहीं, एनएसई के तो ऑलरेडी हैं। ये लोग वहां बैठ के अपने कंप्यूटर्स लेकर ट्रेडिंग करते थे, जिससे इनके पास सबसे तेजी से डेटा पहुंचता था कि किस शेयर का प्राइस कितना हो गया है और जो रिटेलर्स तक लेट पहुंचता है। तो इसी में ये लोग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर करके, एल्गो ट्रेडिंग कर करके इतना फायदा पहुंचा ली अपने आप को कि ये जो डेटा है ये 50,000 करोड़ तक का पहुंच चुका है। तो दोस्तों एनएसई को इस तरीके के टेक्निकल डिसीजंस लेने से पहले मार्केट का फीडबैक लेना चाहिए था। मार्केट में लोग ये चाहते हैं या नहीं, या फिर ये सही होगा या नहीं। इसके अलावा अगर मार्केट से नहीं भी लिया तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है जो शेयर मार्केट में अपॉइंट की जाती है ताकि इस तरीके के टेक्निकल डिसीजंस लिए जा सकें।
इनकी इजाज़त के बिना इस तरीके के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, लेकिन इन्हें भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ 2009-10 में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनुअल स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हमने एनएससी के मेंबर्स को इस तरीके की कोई कोलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह स्कैम एक्सपोज कैसे हुआ। सबसे पहले सेबी को 2015 मीन्स 2014 में मोदी जी के आने के बाद 2015 में एक अज्ञात कंप्लेंट आई जो सिंगापुर से आई थी। उसमें ये लिखा था, सेबी को आई थी कि ऐसा ऐसा एक स्कैम आपके यहाँ पर आपके नाक के नीचे चल रहा है। कोलोकेशन फैसिलिटी दी गई है कुछ मेंबर्स को और वो लोग टिक बाय टिक इंफॉर्मेशन लेकर रिटेलर्स को हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू लूट रहे हैं। तो तब ये कंप्लेंट मिली और सेबी ने इसकी जांच शुरू की। सेबी ने जब इसकी जांच शुरू की तो जो भी ऑडिट वो कर रहे थे खुद से, तो वो इसका पता लगा नहीं पाए। और जो चित्रा रामकृष्णन उस समय सीईओ और एमडी थी, उन्होंने साफ साफ इस बात को नकार दिया कि यहाँ पर कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे सेकंड्स और पैसे का जो भी इन्होंने खेल किया वो पकड़ में आना बहुत मुश्किल था। अब इसके बाद हुआ क्या कि काफ़ी साल तक यही चलता रहा और ये जो मैम हैं ये भी उसकी सीईओ एमडी बनी रहीं और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब सेबी के पकड़ में ये नहीं आ रहा था तब उन्होंने एक ऑडिट फर्म जो बिग 4 है, उसका नाम डेलॉइट है, उसे ऑडिट फर्म अपॉइंट किया और उसके बाद ऑडिट इनके द्वारा किया गया, डेलॉइट के द्वारा। और उसमें ये सब निकल के आया कि इतना बड़ा स्कैम है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। 50,000 करोड़ का स्कैम है ये, 50,000 करोड़ के वॉल्यूम से स्कैम हुआ है। और इन पर सेबी ने पेनल्टी कितनी लगाई है, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, इतना तो इन लोगों का पर्क्स हो जाता है जॉबमैन की। तो दोस्तों आइए कंक्लूड करते हैं ये वीडियो और बताते हैं चित्रा रामकृष्णन के बारे में एक और फैक्ट। जब सीबीआई की जांच शुरू हुई और इनसे पूछताछ शुरू की गई तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये सब इन्होंने किया है और इन्होंने बताया कि ये किसी वर्चुअल बाबा से आदेश लेती थी और वो जैसा कहते थे वैसा ये कर देती थी। अब वो वर्चुअल बाबा जो थे वो, उनका कहना था कि वो हिमालय में कहीं रहते हैं और इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है वास्तविक में। लेकिन ये जो बाबा थे ये ईमेल, व्हाट्सएप सब यूज़ करते थे और इन्हें मिलने भी बुलाते थे। अब इसके अलावा वो जो आदेश देते थे वो ये मानती थी। जैसे कि एक कोई आनंद सुब्रमण्यम है, वो एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय था, उसे 1.5 करोड़ का पैकेज ऑफर कर दिया गया, 2 करोड़ का पैकेज ऑफर कर दिया गया, बिजनेस फर्स्ट क्लास में वो ट्रैवल करता था। ये सब सिर्फ उन बाबा के कहने पर, और इन सभी के व्हाट्सएप चैट और ईमेल्स आउटलुक ने प्रोवाइड किए हैं सीबीआई को और इनके सारे सबूत अवेलेबल हैं। अब इस कोलोकेशन का खुलासा मनी लाइफ न्यूज़पेपर है कोई, उसने किया था सबसे पहले और उन्होंने ये बताया था कि ओपीजी सिक्योरिटीज़ जिन्हें कोलोकेशन फैसिलिटी मैनेज करने का पूरा काम दिया गया था, वो खुद भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप गूगल करेंगे ओपीजी सिक्योरिटीज़ नाम से तो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों कह नहीं सकते, अभी तो सारी जांच चल रही है, किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कोई पॉलिटिशियन इसके पीछे है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़त लेते हैं, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।